कहा जाता है कि देश सेवा का जज्बा यदि किसी में हो तो उनके अंदर समाज सेवा के गुण अपने आप स्फुटित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति लीक से हटकर समाज के लिए ऐसा काम कर जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक अनुकरणीय होता है। आज हम स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में ऐसे शिक्षक की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कार्य करते हुए हाड़ौती के इतिहास को विश्व पटल पर पहुंचाया है। साथ ही इसके अलावा सामाजिक सेवाओं से भी इनका सरोकार रहा है। साथ में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, खेलों से जोड़ना और आदिवासी बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना जिनकी बखूबी रही है। ऐसे राजकीय शिक्षक 12 ज़िले में श्री हंसराज नागर साहब हैं। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट में नागर साहब से हम बात करेंगे। इन्होंने हाड़ौती इतिहास को विश्व पटल पर पहुंचाया और किस तरह अध्यापन के साथ साथ इन्होंने ऐसी खोज निकाली जो आज विश्व धरोहर के रूप में जिन्हें जाना जाता है। आइए बात करते हैं शिक्षक हंसराज नागर साहब से। नागर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार सर। जी नागर साहब, आपने शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत कुछ किया ज़िले के लिए, लेकिन लेखन की एक लेखक भी हैं आप। ये भावना कैसे आप में जागृत हुई? देखिए, जब मैं 10वीं में पढ़ता था तब मेरे मन में इस तरह की एक मैंने कहानी लिखी थी सर। जी जी। उसका नाम था प्रेरणा, और वो उस कहानी ने मेरे को आज इस मकाम पे पहुंचाया। नहीं तो मैं कोई इतने मकाम पे नहीं होता। तो वो कोई प्रेरणा थी और मुझे प्रेरित कर गई, और जब से ही मेरे मन में भाव लग गया और मैं कुछ न कुछ लिखने लग गया सर। जी नागर साहब, ये सब बातें हम आपसे करेंगे। उससे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, दीक्षा आपकी कहाँ हुई, और कब से आप कहाँ सेवा करते हुए इस वरिष्ठ अध्यापक तक पहुँचे सर? जी नमस्कार, मेरा नाम हंसराज नागर है और मेरा जन्म 12 ज़िले के नाहरगढ़ कस्बे में हुआ है, जो अपने इतिहास के कारण जाना जाता है। वहाँ लाल किला है। और मेरी जो है सेकेंडरी तक की शिक्षा नाहरगढ़ में हुई, बाकी शिक्षा मेरी 12 में हुई है। उसके बाद में मैंने एसटीसी की और मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गया जी। और मेरे अंदर अब मैं अध्यापक इसलिए बना कि मैं देश की और बच्चों की सेवा करना चाहता था। मैं नौकरी के लिए अध्यापक नहीं बना। जी जी। और मेरे गुरु ने यही कहा था, तो मैं बच्चों से जुड़ता चला गया और पढ़ने की जिज्ञासा मेरे मन में थी। तो मैं 12वीं पास करके मैंने फिर अध्यापन कराते हुए अध्ययन किया, और आज मैं जो है PhD कर रहा हूँ। मैंने MA कर ली है, और भी आगे, मतलब अभी भी मैं विद्यार्थी हूँ और अभी भी मैं यूनिवर्सिटी से आया हूँ। जी। और मैं फिर मेरा प्रमोशन हो गया तो मैं सेकंड ग्रेड टीचर बन गया। मैं गांव के पास ही एक विद्यालय है, तो नेहरूपुरा उसका नाम है। वहाँ मैंने 21 साल तक नौकरी की है, और वहाँ मैंने गरीब और अनाथ बच्चों को देखा। तो मेरे मन में जो है ना पीड़ा भर गई, और मैंने वहाँ से ही ये निश्चित किया कि मैं कम से कम 5 अनाथ बच्चों को जो शिक्षण के लिए गोद लूँगा। और मैंने ये शुरुआत की तो मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़ कर के मुझे लगा कि मेरे कस्बे में कोई कोचिंग संस्थान नहीं था कंपटीशन के लिए। जी जी। तो मुझे लगा कि होनहार विद्यार्थियों को जिस तरह से मैं एसटीसी करके 12वीं पास करके अध्यापक बना, बच्चों को भी वो बने। तो हमने कोचिंग चलाई निःशुल्क, और उसमें काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, और हमने उनसे कोई शुल्क नहीं ली। और हमारे बड़ी खुशी की बात है कि आज उनमें से हमारे जो कोचिंग दिए हुए बच्चे बहुत सारे वो विभिन्न नौकरियों में हैं, और हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे राजकीय सेवाओं में। तो मेरा सबसे बड़ी पूंजी ये कि
हमें बच्चों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। जी, हंसराज जी, आपकी जब प्रथम बार पोस्टिंग हुई जिस गांव में, हाँ उस समय आप लंबे समय तक शायद वहाँ रहे। हाँ। उस समय आपने एक सामाजिक कार्य करते हुए और बच्चों की शिक्षा को अग्रसर करते हुए एक आदर्श विद्यालय स्थापित किया आपने, तो उसके पीछे क्या ध्येय था सर आपका? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे मन में बेहतर करने की इच्छा होती है कि हम जो मान लो कि आप प्रकाश की जगह प्रकाश करोगे तो क्या फ़ायदा। जहाँ के बच्चे साधन संपन्न है या जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो मैं उस क्षेत्र में नौकरी करना पसंद करता हूँ जहाँ अंधेरा घना हो, बच्चों को कुछ नहीं आता हो। टूटी फूटी चीज़ों में मुझे बनाना और उनको आगे बढ़ाना मुझे बहुत पसंद है। और इसीलिए मैंने ये सिद्ध किया कि हमारा जो साबाद किशनगंज क्षेत्र उसे अति पिछड़ा माना जाता है और ये माना जाता है कि यहाँ कोई स्तर नहीं है। लेकिन हम ये इस धारणा को बदलना चाहते, तो इसलिए हमने इस विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय में बदल दिया। और विदेशी डेलीगेशन, बांग्लादेश का एक डेलीगेशन फूड एंड न्यूट्रिशन कार्यक्रम को देखने के लिए उस विद्यालय में आया था और वहाँ के जिले के अधिकारी ने हमारे विद्यालय चुना था और वहाँ आकर के उन्होंने उसको देखा और वहाँ का डेलीगेशन ने कहा कि हम भी इस तरह से मतलब इस फूड एंड न्यूट्रिशन कार्यक्रम में करेंगे और शिक्षा में भी नया नवाचार करेंगे। तो हमने ये सब हमारे संसाधनों से किया, मतलब बिना किसी सरकारी सहायता के। बिल्कुल। और यहाँ तक भी किया कि सरकार के द्वारा मान लीजिए स्टाफ नहीं दिया गया तो हमने क्या किया कि हमारे पैसे से और गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके कुछ टीचर लगा लिए जो उनको पढ़ा सके, ताकि कम स्टाफ में उन्होंने बेहतर पढ़ाई की और हमारे बच्चों ने भी इतिहास रचा। जी, हंसराज नागर साहब, एक जिस विद्यालय में आप थे उस विद्यालय में बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और न सरकार की तरफ से कोई स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था थी, तो किस तरह आपने गाँव में घूमकर और जन सहयोग लेकर उन बच्चों को इससे जोड़ा? दरअसल क्या है कि मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं उस नए विद्यालय में गया, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे, वहाँ ये नियम था कि बच्चों को जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो इनाम आता था उसको शाला विकास में लगाया जाता था। जी जी। क्योंकि मैं सांस्कृतिक प्रभारी वहाँ उन्होंने बना दिया, तो मैंने कहा साहब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा आप पैसों की व्यवस्था कहाँ से करोगे? मैंने कि सब हो जाएगा, आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमारे विद्यालय को कंप्यूटर चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हमने पता लगाया कि कंप्यूटर कितने में आएगा, तो पता लगा उस समय 25,000 में कंप्यूटर आ रहा था। तो हमने स्टाफ के सहयोग से और ग्राम के सरपंच से पैसा इकट्ठा करके उसी दिन और 26 जनवरी आने से पहले ही वो चीज़ें उपलब्ध करा दी। तो प्रिंसिपल को अच्छा लगा और बच्चों को जो है कंप्यूटर से सीखने का मौका मिला सर। जी, हंसराज जी, आप एक इतिहासकार भी हैं। आपने हाड़ौती के इतिहास को विश्व पटल तक लाकर खड़ा किया। क्या थी आपका ऐसा जुनून, क्या था? जी, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो किले में था जी, तो बचपन से ही मैं उसका इतिहास जानना चाहता था। फिर जब मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ी तो बेटी ने मेरे से इतिहास जानना चाहा, तो मैंने उससे वादा किया कि मैं इस किले का इतिहास तो मैं ढूंढ के बताऊंगा। तो मैंने उसका इतिहास खोजा। उसके बाद में मुझे लगा उस क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद में कि हमारे इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बेहतरीन विश्व धरोहर है, खास करके शैल चित्र जो है जी, विदेशों में जो पाए जाते हैं। तो 10,000 से और 25,000 साल पुरानी शैल चित्र हमने जो हमारे पास का एक स्थान है कपिल धारा और उसमें कन्यादा वगैरह में जी जी, तो कपिल धारा में हमने 40 शैल चित्र खोजे और कन्यादा विलासगढ़ में एक 10,000 साल पुराना पेंड्रोग्राफ खोजा। जो हमारे साथ देश के टॉप के वैज्ञानिक थे, गिरिराज कुमार जी जो देश के रॉक पेंटिंग के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमने मिलकर ये सोचा। और जब ये चीज़ें अखबार में आई तो लोगों का ध्यान बढ़ा और सभी ने देखा कि ये तो हमारे देश की अनमोल धरोहर है। जब से ही बिल्कुल क्षेत्रीय इतिहास पर हमारा ध्यान रहा, हमने ये देखा कि जो है बड़े इतिहास पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उसके बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा लिखा जा चुका है, लेकिन जो हमारे जो स्थानीय पूरा धरोहर है या इतिहास की चीज़ें उन पर कोई नहीं जाता, जबकि वो बड़ी अनमोल है, बड़ी बेजोड़ है। तो हमारे मन में यही ठीस थी कि
क्यों नहीं इन चीज़ों को मतलब अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरह से खोज करके दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी अनमोल धरोहर विद्यमान होती। इस प्रेरणा ने मुझे इतिहास लेखन पर मजबूर कर दिया। और मैं इतिहासकार, मेरी खुशी के लिए कि मैं जब हमारी धरोहर, हमारे क्षेत्र की धरोहर जब विश्व पटल पर आती है, जब एक छोटे से कस्बे में स्थित लाल किला, दिल्ली का लाल किला पूरे जो राजस्थान में हाईलाइट होता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया रहा कि अब आज उसको सब लोग जानने लगे। जी जी। हंसराज जी, नाहरगढ़ का लाल किला, हाँ जी, उसको राज्य पुरातत्व विभाग में भी स्थान मिला, हाँ तो कितनी खुशी हुई होगी उस समय आप? जी, हम आपको बता नहीं सकते। और उसके बली सजा के जब उस पुस्तक का विमोचन हुआ, तो गांव वालों का इतना प्यार था कि उन्होंने सारा उस पुस्तक का खर्चा और सब चीज़ें उठाई, और उन्होंने हमारे किले पर नहीं, मुझ पर भी गर्व किया। तो मुझे मेरी बेटी का वादा पूरा हुआ, गांव वालों से किया हुआ वादा पूरा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किले का इतिहास केवल 4 लाइन में था या नहीं के बराबर था, आज वो पूरी पुस्तक के रूप में वर्ल्ड इतिहास में भी शामिल है। जी। हंसराज जी, अध्यापन के साथ साथ आपने चट्टानें खोजी, नदियाँ खोजी, रॉक पेंटिंग खोजी, कहाँ कहाँ नहीं गए आप? कैसा जुनून था आपके अध्यापन के साथ साथ कि एक शिक्षक होते हुए और इस काम में लग गए आप? जी, हमारे गुरुजी ने कहा है कि शिक्षक का कार्य केवल रोजी कमाना नहीं है, उसका उद्देश्य सामाजिक क्रांति है, कुछ करना है। जी। तो यही प्रेरणा मुझे काम कर गई, यही मुझे मतलब जो है मेरे जो समय मेरा निर्धारित है, उसके अलावा उस बचे हुए समय को मैं पूरी तरह से उपयोग करके और भला करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो स्वतंत्रता सेनानी छूट गए थे, जी, उनका इतिहास लेखन का काम करवाया। तो मैंने 12 जिले के जो है 9 स्वतंत्रता सेनानियों को जो है इतिहास को लेखन किया, और वो उसको भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय को भेजा, और वो इतिहास बड़ी इतिहास का हिस्सा रहा है। उसके साथ हाड़ौती के जो स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन पर भी हमने काफ़ी लिखा है, और वो भी पुस्तकों में प्रकाशित हुआ। तो हमारी ये पीड़ा थी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी को कोई जाने नहीं, नई पीढ़ी नहीं जानती। कभी प्रश्न पूछ लेते कि भाई हमारे कोटा संभाग में कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हुए या 12 जिले में कौन हुए, तो बच्चे, खास करके बच्चे, कोई लोग बता ही नहीं पाते थे। तो ये बड़ी तकलीफ़ वाली बात थी। लेकिन आज जब वो वर्ल्ड इतिहास का हिस्सा बन गए, तो कोई भी मतलब उस चीज़ को सर्च करके और प्रमाणिक इतिहास जान सकते हैं। तो देखिए, एक शिक्षक का धर्म बड़ा होता है, और शिक्षक होने का मतलब है कि हमेशा सीखते रहना और सिखाते रहना। बस यही है कि ज़िंदगी तो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें काम बहुत ज़्यादा करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं हंसराज जी आपके। हंसराज जी, कामगात में भी आप गए, वहाँ क्या देखा था आपने? किस तरह की वो शैल चित्र वहाँ सामने आए आपके? कामदात में बहुत पुराने शैल चित्र है, और कामदात इतनी भयानक जंगल में और उसमें है जी कि वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। लेकिन वहाँ की जो शैल चित्र पहली बार मैंने देखी, तो जो मेरे गुरु थे, मैं ये समझता था कि ये किसी इंसानों ने वैसे बना दिए होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिकों से उसकी जांच पड़ताल कराई, तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़ारों साल पुराने शैल चित्र है, जो पुराने मतलब आदि मानव के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने बैलगाड़ी का चित्र उस समय मतलब 10,000 साल या 15,000 साल पुराने जो चलते थे, तो वो देखे। तो तब से मेरा ये शैल चित्रों के बारे में जानने की जिज्ञासा और लगन बढ़ी है। और तो वहाँ से मेरे ये शैल चित्रों के बारे में जिज्ञासा, और वहाँ जो देखा साहब, वो बहुत ही अद्भुत था, और हमारे देश की अनमोल धरोहर है। बिल्कुल। हंसराज जी, आपने जो हाड़ौती का इतिहास लिखा, जिले और हाड़ौती का, उसमें आपने कई पुस्तकें लिख दी। हाँ। कई शोधार्थी आपसे शोध के लिए आते हैं, और आप उनको शोध कराते हो। तो किस तरह के बच्चे आते हैं आपके पास शोध के लिए, और क्या जानकारी आप उन्हें देते हो? खास करके
ज़्यादातर तो जो पीएचडी के शोधार्थी होते हैं उनको क्या प्रमाणिक जानकारी चाहिए। बाकी जिज्ञासु और इतिहास के विद्यार्थी और स्थानीय लोग जिज्ञासु भी काफ़ी आते हैं जी। और चूँकि हम अगर इस ज्ञान को किसी को नहीं बताएंगे तो क्या होगा कि ये हमारा दिव्य ज्ञान लोप हो जाएगा और लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई आए तो उसको हम अधिक से अधिक बताते हैं ताकि उसको अधिक जानकारी मिले। माना कि हमने कच्चा रोड बना दिया तो हो सकता है कि आगे जाने वाला ज़्यादा शोध करेगा, खोज करेगा और उस रास्ते को अच्छी शोध करेगा, प्रमाणिक शोध करेगा तो वो आगे तक जाएगा और देश और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होगी। बिल्कुल। हंसराज जी, आपका जो ज़्यादातर क्षेत्र आदिवासी इलाका है, हाँ जी, जहाँ आप रहते हो नाहरगढ़ क्षेत्र भी मतलब जंगलात का इलाका है, तो वहाँ के बच्चों को आपने शिक्षा के लिए प्रेरित किया, यानी बालिकाओं को भी आप आगे लाए। क्या था जुनून आपके अंदर ऐसा? देखिए, बड़े आदमी के तो कोई भी मित्र बन सकते हैं भाई, गिरे हुए को तो उठाना होता है ना। हमारे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, अगर उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, उनको कुछ नहीं है, अभाव है और हम मज़े से खा रहे तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है सर। अच्छा पड़ोसी होने का धर्म। तो हम जब आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं तो उनकी ऐसा नहीं है, उनके पास हुनर है तो हम उनको रास्ता दिखा देते हैं कि भाई आप इस तरह से पढ़ाई करिए, इस तरह से काम करिए तो आप ज़्यादा कमा सकते हो और अपने जीवन को लाभदायक बना सकते हो। उनको दुर्व्यसनों से छुड़ा करके और सही राह दिखाना। अब मान लो कि हम किसी को भोजन करा दें तो वो बात नहीं है, हम किसी को ऐसा ज्ञान दे दें जिससे उसका ज़िंदगी का उद्धार हो जाए, वो और आगे बढ़ाता रहे। तो हमारा उद्देश्य उस क्षेत्र को जो पिछड़ा घोषित कर रखा है, मतलब जानबूझ करके ये बताने के लिए कि भाई आदिवासी पिछड़े होते हैं, तो हम इस अवधारणा को बदलना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं। और आप देखोगे बहुत कुछ सालों बाद में ये जो सारे आदिवासी भाई हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी बन रहे हैं और शिक्षा की तरह उनका रुझान रहा है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि उनको आगे बढ़ाएं। जब वो आगे बढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे, शहरिया संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। और जब देश और दुनिया देखेगी कि देखिए इस संस्कृति को कितनी अच्छी है, कितने इनके रीति रिवाज है। ये सर मेरा उद्देश्य कभी भी व्यवसाय पैसा कमाना नहीं रहा है जी। पैसा मैं चाहता हूँ इतना सा मिल जाए जिससे मेरा परिवार साधारण जीवन जी सके। बाकी जो पैसा बचता है वो इस समाज और देश का है और निर्धनों के और गरीबों के जिन आवश्यकता ज़रूरतमंदों के काम आए। तो यही मेरी सोच है। हंसराज जी, आपके विचार बहुत सराहनीय है। ये विचार हर किसी को अपनाना चाहिए, चाहे वह किसी भी सेवा से जुड़ा हुआ है। हंसराज जी, आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं। आप जहाँ जाते हैं तो पेड़ लगाना और बच्चों को सीख देते हो और गांव-गांव में पेड़ का एक अभियान चलाते हो। क्या है ये जुनून कैसे आपके अंदर है? मेरे जो भी गुरु रहे तो वो उन्होंने बचपन से इसे संस्कार डाले जी, और वो संस्कार इस तरह हावी हो गए कि हमें पेड़ लगाने में हमारा फ़ायदा नज़र। आज जब गर्मी पड़ रही, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं जी, और हम अगर उसका मूक दर्शक देखते रहेंगे तो आगामी पीढ़ी क्या होगी। तो इस प्रकृति को हम माँ का स्वरूप देते हैं और इसको आगे बढ़ाने का ये है कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाए। क्योंकि मैं जंगल का निवासी हूँ, मतलब हमारे खेतों के पास से जंगल शुरू होता है जी। सघन वन हुआ करते थे, दुर्भाग्य से लोगों ने आवश्यकता काटना शुरू कर दिया। तो हमने ये तय किया कि हम पेड़ को काटना नहीं रोक सकते, लेकिन पेड़ लगाना हमारा हाथ में। अगर कोई एक पेड़ काटेगा तो हमने संकल्प किया है कि हम 5 पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, आप काटिए, कितना काटिए। और हमने लोगों को जोड़ना शुरू कर। मैं भी लोग अभी हमारा ग्रीन पार्क में एक प्रोग्राम था, तो अभी 3-4 रोज़ पहले हमने 300 पौधों का रोपण किया और हमारा इस बरसात में 5000 पौधों का लक्ष्य है। एक बहुत बड़ा पार्क बनाया जो वन विभाग का ही है, और उसमें हम 5000, ये बरसात ख़त्म होने से पहले 5000 पौधे लगाएंगे। और ये भी संकल्प लिया है कि 5 साल तक उनकी देखभाल की जाए जी। हमारी कोशिश ये है कि इस धरती को हरितमा की चादर उड़ाई जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण होगा तो ये सबके फ़ायदे में। इसमें पेड़ लगाने में मुझे कोई नुकसान नहीं। और सबसे बड़ा बात तो ये कि जब हमारे लगाए हुए पेड़ों के पास हम जाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि
शायद इससे बड़ा खुशी वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अंसराज जी, आपने रक्तदान के लिए भी लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाते रहे, तो गांव-गांव में आपने रक्तदान भी कराए, तो ऐसा भाव कैसे जागा आपके? जी, हमारे जो मित्रों की टोली है ना जी, तो वो सब मेरे जैसे ही लोग हैं। तो उन्होंने एक हाड़ौती ब्लड डोनेशन सोसाइटी बनाई है और उसका काम यही है कि मतलब संभाग में अपने खास करके बारां और कोटा ज़िले में जी। कहीं भी ब्लड उपलब्ध कराना। अब चूँकि ये भी एक सेवा का विकल्प है और ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब पहली बार ब्लड डोनेशन किया तो उससे पहले मेरे शरीर में कई बीमारियां होती थी, चर्म रोग जैसे। जी जी। जब मैंने पहली बार ब्लड डोनेशन किया तो मुझे फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि मेरा खून साफ़ हो गया और मैं इससे जुड़ गया और मैंने और लोगों को भी जुड़ा। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि ब्लड डोनेशन करने से जो शारीरिक बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है और इससे रक्तदान से बड़ा दान तो कोई माना ही नहीं गया है। तो अगर हम किसी को, मेरा तो साहब ये कि चलो कुछ अच्छा किया जाए। हम किसी को हंसा तो नहीं सकते लेकिन रोते हुए कि हम आंसू जरूर पोंछ सकते हैं। तो अगर किसी मरते हुए व्यक्ति को, मरणासन्न व्यक्ति को अगर ब्लड उपलब्ध हो जाए तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए ब्लड डोनेशन के लिए जागरूकता और ब्लड डोनेशन खुद करना, परिवार से करवाना और इसके लिए जागरूकता फैलाना जी, उससे क्या है कि एक खुशी मिलती है सर। बिल्कुल। अंसराज जी, आपको कई पुरस्कार भी मिले। अभी आपको ब्लॉक स्तर पर भी कुछ दिन पहले पुरस्कृत किया गया। उसके अलावा भी कई जगह आपको पुरस्कार मिले हैं। क्या है पुरस्कार आपके, हमारे दर्शकों को भी बताएं सर। मुझे ब्लॉक लेवल पर शिक्षक सम्मान गत वर्ष मिला था। इस साल मुझे जिला स्तर पर मिला था। जी जी। और जो सार्वजनिक क्षेत्र में मुझे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, ये विदेशों की प्रतिभाएं भी आई थी, 3 देशों की आई थी और हमारे को जी जी, इसमें भी दिया गया था। और पर्यावरण के क्षेत्र में भी देते। तो पुरस्कार, मैं ये मानता हूँ कि आपको कोई पुरस्कार देता है तो वो आपको एक चुनौती देता है, मतलब आपको जिम्मेदारी देता है। अगर आपको पुरस्कार दे दिया, अगर हमारे को जिला स्तर पर राजस्थान सरकार ने शिक्षक सम्मान से नवाजा तो इसका मतलब ये है कि अब हम हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी इस स्तर को नीचे लाता हो। हमें आगे बढ़ने के लिए कोई भी पुरस्कार एक जिम्मेदारी होती है और ये उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो पुरस्कार को मैं जिम्मेदारी मानता हूँ सर। एक बार वो जो पुरस्कार मिल जाता है तो उससे नीचे के स्तर पर हम किसी भी हालत में नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम चले गए तो उस पुरस्कार पर फिर उंगलियां उठाई जाएगी। इसलिए, और ये तो पुरस्कार की हमें चाह नहीं है, लेकिन कोई देता है तो ये मानते हैं कि इससे प्रेरणाएं मिलती है कि मान लो मेरी तरह मेरे को मिला है, कल दूसरे को मिला है तो वो बढ़िया काम करें। ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे मुझे पुरस्कार मिले हैं। बाकी मैं जिम्मेदारी मानता हूँ पुरस्कार। अंसराज जी, आप ऐसे शिक्षक हैं जो राज्य स्तर पर एक अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसको आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखे। अंसराज जी, हाड़ौती का इतिहास जब आपने लिखना प्रारंभ किया था तो सोच क्या थी आपकी, क्या आप दर्शाना चाहते थे और कहाँ के आपने उसमें सब चित्रण किए? जी, हाड़ौती में खास करके हमने उस 12 जिले को चुना था। जी भाई, क्या है कि उस क्षेत्र का इतिहास कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जो कुछ है बड़े स्तर का है। जी। अब मान लो कोई शोधार्थी पहुंचता है और वहाँ वो इतिहास नहीं मिलता है, तो अब इतिहास क्या है कि हर किसी को अपना इतिहास जानना जरूरी है। तो ये अब इस काम को करे कौन, क्योंकि इतिहासकार या इतिहास को लिखने वाले नगण्य हैं। आप हाड़ौती में देख लो, राज्य स्तर पर देख लो, बहुत कम लोग हैं। कम लोग इसलिए सर कि उनको किसी प्रकार की किसी से सहायता नहीं मिलती जी। वो खुद का दीपक और खुद का तेल लेकर के जाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य उस क्षेत्र इतिहास को दुनिया के सामने लाना होता है। और ऐसे पुराने भी बहुत सारे उदाहरण हैं और ऐसे आगे भी चलते रहेंगे। तो क्योंकि ये चीज़ें होना चाहिए। शिक्षित जो हमारा समाज है उसमें अगर कोई
हमसे हमारा इतिहास जान ले। अगर कोई हाड़ौती में आकर के कोई विदेशी पर्यटक हमसे हमारा इतिहास पूछ बैठे और हम नहीं बताएं जी, तो फिर क्या होगा सर? जी, क्या कहेंगे वो विदेशी या बाहर के लोग, क्या कहेंगे सर? तो ये आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि साहब हमारा हाड़ौती का इतिहास है। तो हम उस कहने से रोकने के लिए ऐसा काम करते हैं कि लोग जाने सर। जी। हंसराज जी, अब आगे का जो उद्देश्य आपका क्या रहेगा? क्या आप इस तरह के भलाई के काम आप कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, गरीब बच्चों को, आगे आपका क्या एम है, क्या उद्देश्य है सर? जी, मेरे जीवन के 2 लक्ष्य है कि मैं अपने सेवानिवृत्ति के बाद या उससे भी पहले मैंने ये मेरा बाकी का जीवन मेरे देश के इतिहास को समर्पित कर दिया है। दूसरा, उसमें से समय निकाल करके जो मैं सेवा के प्रकल्प कर रहा हूँ और जितना कर सकता हूँ, वो दोनों चीज़ें मेरे जीवन का लक्ष्य यही रहेगा कि मैं जो इतिहास लेखन पर जब चला हूँ तो इसको आगे हमारी पीढ़ी के लिए बहुत बेहतर करके जाएं। और जो सेवा के प्रकल्प है ये इसलिए कि ताकि और लोगों को भी प्रेरणा दे, और प्रेरणा मिलेगी तो अच्छे लोगों की संख्या बढ़ेगी और ये सब चीज़ें चलेगी। क्योंकि मैंने अपनी जीवन बहुत अच्छी तरह से 52 साल तक जी लिया जी। अब आगे ऊपर वाला जितना भी समय देगा उस समय का मैं एक एक मिनट का उपयोग करना चाहूँगा और मेरे देश के इतिहास को और मेरे जो समाज को या उसको संस्कृति को देना चाहूँगा। बस जीवन के 2 ही उद्देश्य, तीसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये थे हमारे साथ राजकीय शिक्षक जिन्होंने हाड़ौती का इतिहास और शैल चित्रों की खोज की, यानी विश्व धरोहर हमारे शैल चित्र हैं जिनकी पहचान से जाना जाता है। इसके साथ इन्होंने कई गरीब बच्चों को आगे बढ़ाया, पर्यावरण, रक्तदान, इसके अलावा भी वृक्षारोपण, ये सब कार्य इन्होंने बखूबी किए हैं। और आज ऐसे शिक्षक हंसराज जी नागर का पूरे देश में नाम है। हम चाहते हैं कि शिक्षक इस तरह कार्य करते रहें और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए आगे आएं। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट थे नागर साहब। अगले हफ्ते नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार।